हरी कोई कहता कि मैं हूं, तो मैंने कैसे लोकसभा के लिए जो है उन लोगों की आवाज उठाई, उन लोगों के काम करवाए, उन इलाके के उन विधानसभाओं की आवाज पूरा बुलंद की पार्लियामेंट में। आता कि फिर मैं कहाँ की हूँ? कोई मुझे ये बताए कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा ओरिजिन अगर कोई बताए। वैसे तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और वो बनारस के अंदर जो है 2 बार जो है, बल्कि 3 बार भी जो है वो बनारस के, काशी के, वहां के सांसद बनकर वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो क्या वो बाहरी हैं? रतिया में एक निजी प्रोग्राम में पहुंची पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल प्रेस वार्ता में कहा कि कुछ लोग मुझे बाहरी बता रहे हैं। यदि मैं बाहरी थी तो कैसे मैंने लोकसभा में इलाके की समस्याओं को उठाया। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे बाहरी बता रहे हैं वो आखिर बताएं कि मैं हूं कहां से। वहीं टिकट वितरण को लेकर पूछे गए एक सवाल में उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक कोई दावा नहीं ठोका है। जो हाईकमान को मंजूर होगा वही उनको मंजूर है। वह पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी हना पंजाब रतिया। सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है, जितने भी टिकट लेने वाले हैं उसमें आप भी शामिल हैं। तो आपने भी पार्टी में टिकट को लेकर दावा ठोका है, लगभग तकरीबन नाम आपका फाइनली माना जा रहा है, क्या कहना है इसके ऊपर? ये मेरे लिए सवाल आपका बिल्कुल वाजिब नहीं है। नंबर 1 बात कि मैंने कोई दावा नहीं ठोका, और नंबर 2 बात मेरी कोई धड़कनें नहीं बढ़ी हुई, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक अनुशासित सिपाही हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, एक अनुशासित पार्टी है। संगठन मेरे लिए जो भी सोचेगा, मेरे लिए जो भी निर्णय लेगा, मैं उसका पालन करूँगी। तो इसलिए जब आप संगठन के ऊपर विश्वास करते हो तो फिर जो है वो आपकी धड़कनें बिल्कुल बढ़ी हुई नहीं होती, क्योंकि संगठन ने ये सोचना है कि किससे क्या काम लेना है, किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, और उसके बाद वो जिम्मेवारी देने के बाद संगठन आपके साथ खड़ा होता है कि हम केवल आपको ये जिम्मेवारी नहीं दे रहे हैं, इस जिम्मेवारी के साथ साथ कैसे आप इसमें सफल हो, ये भी संगठन का काम होता है। तो इसलिए ना तो मैंने कहीं से किसी तरह की कोई दावेदारी करी है, क्योंकि मैं खुद चुनाव समिति की भी मेंबर हूँ, प्रबंधन समिति की भी मेंबर हूँ, मैनिफेस्टो कमेटी की भी मेंबर हूँ। तो अगर जो आप ये देखिए कि इसमें जो सदस्य हैं, काफ़ी सीनियर सदस्य हैं हमारे। अगर हम लोग ही जो हैं जगह जगह से दावेदारी ठोकना शुरू कर देंगे तो आम कार्यकर्ता का क्या हाल होगा। एक जो इस समितियों के सदस्य हैं, उनको तो संगठन ये देखने आए कि संगठन ने कि इनसे क्या काम लेना है, इनको क्या जिम्मेवारी देनी है। तो इसलिए जो है पार्टी संगठन जो भी उचित समझेगा, जो भी जिम्मेवारी मुझे देगा, मैं ईमानदारी के साथ और शिद्दत के साथ वो निभाऊंगा। सबसे चर्चा में ज्यादा नाम आपका टिकट को लेकर जी, भाई मैडम सुनीता दुग्गल की टिकट फाइनल होगी, जिसको लेकर कुछ जो टिकट लेने वाले अन्य थे उन्होंने बकायदा एक लेटर भी इसको लेकर पार्टी हाईकमान तक भेजा कि अगर इनको टिकट दिया गया तो हम विरोध करेंगे। जी। उसको लेकर क्या करें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कार्यकर्ता हैं, एक स्वाभाविक सी बात है कि उनकी इच्छा होती है कि वो चुनाव मैदान में उतरें, और हमारी पार्टी भी जो है वो आम कार्यकर्ता को जो है, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इस बात के लिए आगे बढ़ाती है। माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी किसी समय में बूथ के अध्यक्ष होते थे, और देखो धीरे धीरे कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। वो राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष भी रहे हमारी पार्टी के, और अब गृह मंत्री भी हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है कि आप आगे बढ़ें। लेकिन ये लड़ाई जो है वो केवल और केवल टिकट अनाउंसमेंट होने तक की है। टिकट अनाउंस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बिल्कुल एकमुठ होकर जो है मदद करता है और सबका सपोर्ट करता है, और उस उम्मीदवार को जिताने का भरपूर कोशिश करता है जिसको कि पार्टी संगठन जो है वो टिकट देती है। एक इस तरह लेटर अपना जारी करके बैन करके विरोध करना, हालांकि पार्टी में अनुशासन की सबसे बड़ी बात कही जाती है, तो उसमें प्लेटफॉर्म भी अपनी बात रखने का, तो वो रास्ता क्यों नहीं अपनाया इन्होंने? देखिए, वो मुझे लगता है कि किसी तरह से क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ना, वो अनुशासित सिपाही है। वो अपनी बात कहाँ रखनी है, किस प्लेटफॉर्म पर रखनी है, ये भली भांति जानता है। तो अगर किसी को किसी भी तरह की कोई विरोधाभास है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारा
जो है वो राज्य स्तर के जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वार जो है आप देखिए 12-12 1-1 बजे तक जो है सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं। चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन बडोली जी हैं, चाहे हमारे जो हैं केंद्र में मंत्री हैं माननीय मनोहर लाल जी हैं, और इसके अलावा आप देखिए 4-4 प्रभारी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हुए हैं। चुनाव प्रभारी हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ सहयोग कर रहे हैं सह प्रभारी एक्स सीएम और फिलहाल में लोकसभा के सांसद विप्लव देव कुमार जी। हरियाणा के प्रभारी लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के पूर्व के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी। उनके साथ चुनाव के लिए हरियाणा के लिए ही जो सह प्रभारी लगाए हुए हैं राज्यसभा के सांसद सुरेंद्र नागर जी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह जी। तो इतने बड़े बड़े हमारे धुरंधर जो हैं वरिष्ठ नेता जो इस संगठन को जो है वो नेतृत्व इसका कर रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है कि वहां पर जाकर अपनी बात रखी जाए और अच्छे तरीके से उनको कन्विंस किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से जो है यहाँ पर किस तरह के कैंडिडेट को उतारने से लाभ मिल सकता है, और वो भी अपनी समीक्षा करेंगे, अपनी सर्वे करेंगे, क्योंकि पार्टी भी जो है अपने लेवल पर सर्वे करती है। उन सब के तालमेल के साथ जो है वो कैंडिडेट जो है उम्मीदवार जो है उनकी घोषणा होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको इस बात का इंतजार करना चाहिए कि शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। 2014 में आपने चुनाव लड़ा, 50,000 वोट आपने हासिल किए जी। 2019 में आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, बिल्कुल 3,20,000 के करीब आप वोटों से जीते जी। सबसे बड़ी बात ये है कि 9 विधानसभा हल्के आप में आते थे, 3 जिले आते थे इसमें, जी जींद, हाँ जी, फतेहाबाद, सिरसा, बिल्कुल। और उसके बाद भी आपको भारी कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। नहीं, कौन कह रहा है मुझे बाहरी? ये तो मुझे तो नहीं लगता कि पूरे शहर में चर्चा इस चीज की कि मैं बाहरी हूँ। जारी हो गया, हंगामा हो गया इतना। अच्छा, कि मैं बाहरी हूँ, कि मैं बाहरी हूँ, बताया जा रहा है कि मैं बाहरी हूँ। हाँ। तो मुझे तो लगता है कि जो मुझे बता रहे हैं कि मैं बाहरी हूँ तो वही इस बात का विस्तार से बताएं कि मैं बाहरी कैसे हूँ। क्योंकि जिस कार्यकर्ता ने 2014 के अंदर रतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ा और यहाँ की जनता ने जब मैं असलियत में बाहरी थी उस समय में मुझे हाथों हाथ लिया और इतना स्नेह और इतना प्यार दिया कि 15 दिन की मेहनत के अंदर अंदर जो है 50,500 वोट, जो शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार इतने वोट जो हैं वो रतिया विधानसभा से मिले होंगे। और उसके बाद फिर जो है 2019 के अंदर मुझे लोकसभा का जो टिकट मिला, जिसके अंदर की 9 विधानसभाएं आती हैं, तो उसमें मुझे सांसद बनाने का काम किया। और रतिया की जनता की तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। 41,000 की लीड जो है मुझे तब रतिया विधानसभा से मिली थी। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं 3,20,000 के करीब के मतों से मैं इस लोकसभा से जीतकर बड़ी पंचायत में पहुंची थी। और बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ मैंने सांसद के तौर पर इस पूरी लोकसभा के लिए 9 की 9 विधानसभाओं के लिए, जिसमें हमारी सिरसा विधानसभा, कालांवाली, रानिया, डबवाली, एलनाबाद, टोहाना, फतेहाबाद और रतिया और नरवाना, ये 9 की 9 विधानसभाओं के लिए एक भी विधानसभा जो ऐसी नहीं है कि जिसके लिए मैंने कोई ना कोई काम ना किया। तो ऐसे उसमें मुझे समझ में नहीं आता कि एक लोकसभा का सांसद जो 9 विधानसभाओं को रिप्रेजेंट करता है तो वो उन 9 विधानसभाओं के लिए बाहरी कैसे हो गया। अगर मैं उन 9 विधानसभाओं के लिए बाहरी कोई कहता कि मैं हूँ, तो मैंने कैसे लोकसभा के लिए जो है उन लोगों की आवाज उठाई, उन लोगों के काम करवाए, उन इलाके के उन विधानसभाओं की आवाज पूरा बुलंद की पार्लियामेंट में। मैं तो ये कह सकती थी कि भाई ये तो मैं तो बाहरी हूँ। और मुझे फिर ये नहीं समझ में आता कि फिर मैं कहाँ की हूँ। कोई मुझे ये बताए कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा ओरिजिन अगर कोई बताए। वैसे तो आप देखिए कि ये लोकतंत्र है, और हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो संविधान है, संविधान क्या कहता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और वो बनारस के अंदर जो है 2 बार जो है, बल्कि 3 बार, तीसरी बार भी जो है वो बनारस के, काशी के वहां के सांसद बनकर वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो क्या वो बाहरी हैं? और इस तरह से बहुत से उदाहरण ऐसे हैं कि जब जो है पार्टी संगठन जिसको समझता है उसके हिसाब से वहां से टिकट उसको दिया जाता है। हमारी सुषमा स्वराज जी बेल्लारी से जाके लड़ी। हरियाणा में तो मुझे लगता है कि शायद एक बार चुनाव भी लड़ी होंगी, वो तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। और कहां से विदिशा से चुनाव लड़ी। फिर तो वहां से उनको जो है चुनाव लड़ने के लिए मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं कि जी इनको यहाँ से क्यों चुनाव लड़वा रहे हो।
चलो अगर पार्टी हाईकमान आपको टिकट देकर रतिया जी। के बीच भेजता है, जी रतिया की जनता आपको विधायक चुनती है, जी तो उसको लेकर चुनौतियां आपके सामने बहुत होंगी, जी क्योंकि पंजाब सीमा के साथ लगा जी रतिया। जी पहले तो लोकसभा में डब्बाड़ी भी साथ लगा था। जी नशे का प्रचलन बहुत ज्यादा है, जी। नशा खत्म नहीं हो रहा। जी युवा इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं, कभी कहीं चिट्टे के कारण मौत हो रही है। दूसरा सबसे बड़ी दूसरी चुनौती है जो गग्गर नदी के जो वाटर लेवल है दूषित हो चुका है। पहले इसमें हेपेटाइटिस सी था, उसका समाधान हुआ, अब कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसका कोई रास्ता निकालेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि टिकट मिलना या ना मिलना ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। मुझे कहीं से शीर्ष नेतृत्व विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहता है या नहीं लड़वाना चाहता है, ये उनका निर्णय है। लेकिन क्योंकि मैं सिरसा लोकसभा की सांसद रही हूँ और आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी से 70 सालों में केवल और केवल मुझे ही जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कमल का फूल मैंने इस लोकसभा में खिलाया। तो मैं इस बात के लिए सभी पूरे की पूरे लोकसभा वासियों को जो है वो कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो नशे की दिक्कत है, आने वाले 5 सालों के अंदर मेरा पुरजोर कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह से मैंने सालों साल की डिमांड गोरखधाम की, जो कहते हैं कि आज ही मुझे किसी ने कहा कि जैसे धारा 370 थी ना, कहते हैं वो सिरसा वासियों के लिए गोरखधाम धारा 370 बनी हुई थी। कहते हैं हम सोच नहीं सकते थे कि कभी ऐसा होगा कि गोरखधाम जो है वो सिरसा का मुंह देखेगी। तो जिस तरह से हमने वो लाने का काम किया, टोहाना के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इंटरसिटी वहां पर ट्रेन जो है वो रुकेगी, उसको हमने रोकने का काम किया। उसी तरीके से मैं 5 साल लगातार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं केवल जब यहाँ से 9 में से किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी केवल तभी मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं यहाँ की सांसद रही हूँ। मैंने पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर ये बात उठाई है और अभी भी आने वाले 5 सालों के अंदर मेरा ये सबसे प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि किस तरह से मैं इस इलाके से नशे को जो है खत्म करने में अपना पूरा योगदान करूं। सभी संस्थाओं को साथ लेकर चलेंगे, आप जैसे आम जनता को साथ लेकर चलेंगे, आप जैसे मीडिया बंधुओं को साथ लेकर चलेंगे, प्रशासन को साथ लेकर चलेंगे और बच्चों को किस तरह से मैं समझा सकूं, सिखा सकूं, बता सकूं कि ये जहर है, इससे आप लोगों को सिवाय बर्बादी के और कुछ मिलने वाला नहीं है। आप भी परेशान, आपके माँ बाप भी परेशान और इलाका पिछड़ेगा सो अलग। तो ये आने वाले 5 सालों में मेरा एजेंडा यही है कि मैं कैसे इस इलाके को, हमारी युवाओं को नशे से दूर कर सकूं। एक नारा था हरियाणा में जी, यही था कोई, मतलब दूध दही का खाना। हाँ हाँ, देशों में देश हरियाणा, जहाँ वो दूध दही का नारा खाना। लुप्त होता जा रहा है। अब उसकी बजाय चिट्टे वाला नारा शुरू होता है। जी, तो उसको लेकर चिट्टे की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर इन्हीं युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित किया जाए, खेल स्टेडियम बना दिए जाएं, जी, तो उसको लेकर ये सबसे अहम फैसला नहीं होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने गांव-गांव में खेल नर्सरी जो है वो छोटे-छोटे जो है हमने जिम बनाए, वहाँ पर जो है व्यायामशालाएं बनाई। गांव-गांव के अंदर व्यायामशालाओं, कितने व्यायामशालाओं के उद्घाटन मेरे अपने हाथों से हुए। और इसके साथ भोडिया खेड़ा में आपने देखा होगा सिंथेटिक टर्फ जो है 7 करोड़ के करीब जो है लागत से वहाँ पर बन रहा है। और अब ये भी हमारी कोशिश है कि और भी जो है जगह जगह पर जो है बच्चों के लिए अच्छे स्टेडियम्स बने, ताकि बच्चों का ध्यान जो है वो खेलों में जाए, पढ़ाई में जाए। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जगह जगह पर जो है वो कॉलेजेस खुलें और जो है बच्चे एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान जाए, ITI खुलें। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों का ध्यान एजुकेशन में जाए और पढ़ाई में जाए और नशे से वो दूर जा सके। गग्गर को लेकर कोई कदम उठाया जाएगा? घग्गर को लेकर भी मैंने आपको बताया, जैसे कि जो पानी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ कई बार जो है बैठक करी और उसके बाद से काफ़ी फ़र्क भी पड़ा। आपने देखा होगा कि उसमें जो है घग्गर नदी में जो गंदगी थी उसमें कुछ फ़र्क पड़ा। इसके साथ हमने पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई थी कि घग्गर के अंदर जो है इसको, जो हमारे जल संसाधन मंत्री जी थे उन्होंने बताया कि उनकी कोई इस तरह की कोई योजना है कि जिसके तहत जो नदियां हैं उनके अंदर कैसे प्रदूषण खत्म हो सके, उसको लेकर योजना है। तो मैंने कहा था कि जी हमारे जो इसमें अपने हरियाणा के अंदर घग्गर नदी है, तो उसको भी आप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, खासकर जो पंजाब से जो है उसमें जो एफ्लुएंट्स, जो वहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से जो वेस्ट आता है उसकी वजह से प्रदूषित रहती है। तो उसके लिए भी मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि किस तरह से हम घग्गर नदी को साफ कर सकें। हिमाचल के शिवालिक की पहाड़ियों से उधर से ये शुरू होती है जी, घग्गर नदी,
पंजाब में आती है, हरियाणा फिर राजस्थान, जी। हनुमानगढ़ तक आगे जाती है। जी सबसे दिक्कत ज्यादा है कि पंजाब की जो फैक्ट्रियों का दूषित पानी है ना, बिल्कुल वो इसमें मिक्स हो रहा है, जिसके कारण ये सबसे बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और पंजाब सरकार इसी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार है, लेकिन उनका इस बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है कि किस तरह से जो वहाँ की फैक्ट्रियों का जहर जो है वो इस पानी में आकर और हमारे हरियाणा वासी के किसानों को किस तरह से नुकसान कर रहा है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में तीसरी बार जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी, तो उसके अंदर मैं पुरजोर तरीके से अपनी जो है यहाँ के घगर नदी की जो आवाज़ है उसको बुलंद करूँगी। Thank you. धन्यवाद।